होठों पर उनकी कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ ही है जो कभी हमसे खफा नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। आज की कहानी है अनपढ़ सासू माँ। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है कि सुरभि को उटपटांग सी बातें मत सिखाया करो। बड़ा बेटा सुरेश अपनी माँ कमला देवी पर भड़कते हुए बोला तो वह चौंक गई और घबराते हुए बोली, पर बेटा, मैंने ऐसा क्या सिखा दिया सुरभि को जो तुम इतने नाराज हो रहे हो। इतने में उनकी बड़ी बहू सुनैना बाहर निकली और कहने लगी, मम्मी, आज सुबह से आपके गांव की भाषा में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रही है हमारी बच्ची। हम उसे इतने महंगे इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल में पढ़ा रहे हैं ताकि वह अच्छे से इंग्लिश सीख पाए और आगे उनका कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन हो सके। लेकिन आप हैं कि हमारी सारी कोशिशें पर पानी फेरने पर तुली हुई हैं। कमला देवी जी हैरानी से बेटे और बहू की बातें सुनते जा रहे थे और इतने में बहू अपने पति सुरेश से बोली, सुनिए जी, आपकी माँ की गंवारों वाली भाषा तो हमारी बच्ची का भविष्य बर्बाद कर देगी। ना जाने इसके लिए क्या क्या सपने देखे हैं मैंने। अपनी माँ से कहिए जरा दूर ही रहे हमारी बच्ची से। कमला देवी जी काफ़ी देर से अपनी बहू की बदतमीजी भरी बातें सुनते जा रही थी। बड़ी बहू तीर के समान चुभने वाली शब्द अनवरत बोलते जा रही थी और बड़ा बेटा सुरेश सामने चुपचाप खड़ा था, या यूँ कहो कि अपनी पत्नी के व्यवहार को सहमति दे रहा था। 5 महीने पहले ही पति के देहांत का गम झेल चुकी कमला जी आए दिन अपनी बड़ी बहू के तानों का शिकार बनी रहती है। कमला जी के 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। बड़े बेटे सुरेश की एक बेटी है जिसे सब लोग प्यार से सुरभि बुलाते हैं और छोटे बेटे राकेश को 1 वर्ष पहले ही शादी हुई है। कमला देवी जी अक्सर काम करते हुए अपने गांव के लोकगीत गुनगुनाया करती थी और इन गीतों के साथ जुड़ी अपनी बचपन की यादों ताज़ा कर लिया करती थी। एक दिन सुरभि ने अपनी दादी को यह गीत गाते हुए सुन लिया और तोते की तरह कुछ शब्दों को रट लिया। नतीजतन बड़ी बहू ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल यह मुद्दा तो केवल एक बहाना था अपने सास पर रोक जमा कर रखने के लिए। बहू जानती थी कि उसकी सास बिल्कुल सीधी सादी है, इसलिए उन्हें दबा कर रखने के लिए वह आए दिन कोई न कोई मुद्दा उठाकर कलह शुरू कर देती थी और सुरेश को हमेशा अपनी पत्नी की बातें ही सही लगती थी। अब तो अपनी जेठानी को देखा देखी छोटी बहू भी अपनी सास की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी। लेकिन पति की मृत्यु के बाद कमला जी अपने होठ सील कर रहना ही उचित समझती थी। वैसे यह पहली बार नहीं था जब कमला जी को कम पढ़ा लिखा होने के कारण बातें सुनने को मिली हो। कारण था कि कमला देवी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी लिखी थी, जहां अंग्रेजी विषय पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता। ऊपर से गांव में रहने के कारण उसकी भाषा पर ग्रामीण शब्दों का प्रभाव था। शादी के बाद कुछ वर्षों तक उन्हें अपनी ननद से देहाती और गंवार होने के ताने मिलते रहते थे। लेकिन जब पढ़े लिखे और नौकरी पैसा माँ बाप की बेटी सुनैना कमला जी की बहू बनकर घर में आई तो उसके बाद से ऐसे ताने देने का मोर्चा बहू ने संभाल लिया। इतने सालों से लगातार अपमानजनक शब्द सुनते सुनते कमला जी का आत्मविश्वास भी बहुत कम हो गया था। अब उन्हें किसी से बात करने की भी झिझक होती थी। कभी कभी वह खुद से ही पूछ बैठती थी, क्या मैं सचमुच पढ़ी लिखी नहीं हूँ? क्या मैं अनपढ़ हूँ? छोटे से गांव के साधारण से परिवार से संबंध रखती थी। कमला देवी जिनके जन्म पर दादी फूट फूट कर रोई थी क्योंकि 2 बेटियों के बाद तीसरी बेटी का भी बोझ पड़ा था। घर की मुखिया दादी थी। पिताजी दादी की हर बात मानते थे तो माँ का जीवन भी दादी के इशारों पर ही चलता था। माँ को तो कुछ कहने का अधिकार कभी था ही नहीं। माँ पिताजी को वही करना होता था जो दादी कहती थी। सो तीनों बहनों का जीवन भी दादी के ही इशारों पर चलने लगा। पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना कमला जी का बचपन से ही सपना था। लेकिन गांव के सरकारी स्कूल में 10वीं पास करते ही दादी का फरमान आ गया कि पढ़ाई लिखाई बंद करके
अब घर के काम करो। लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ बाबूजी, कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। कमला जी ने कहा तो रौब भरे स्वर में दादी बोली, थोड़ा सा पढ़ ली गई तो सर पर बैठ गई हो, और ज़्यादा पढ़ गई तब ना जाने क्या करोगी। कमला जी के तमाम विरोध के बावजूद पिता ने वही किया जो दादी ने कहा। आत्मनिर्भर बनने की बात को यह कहकर रफा दफा कर दिया गया कि अब अपने घर में ही पढ़ना लिखना और आत्मनिर्भर बनना। कमला जी अवाक रह गई थी यह सोचकर कि यह किसका घर है जहाँ मैं जन्म लिया, जहाँ मैं अब रह रही हूँ। लेकिन पढ़ाई लिखाई की जीत थी। कमला मैं तो अपनी सहेलियों से किताबें मांग कर ले आई और छुप छुप कर पढ़ाई कर लेती। भले ही 12वीं पास ना कर सकी, लेकिन 12वीं तक का ज्ञान उसने हासिल कर लिया था। महज 18 साल की उम्र में उसका विवाह बड़े शहर के परिवार के 30 साल के लड़के से कर दिया गया। सारे ख्वाब टूट चुके थे। जब ससुराल आई तो पाया कि पढ़े लिखे जेठानी और स्नातक पास नंदे उसे अपने से कमतर समझती थी। जब भी वह कुछ बोलती तो उसे सुनने को मिलता, यह कैसी देहाती भाषा में बात करती हो। जेठानी को सहेलियों से अंग्रेजी भाषा में बात करते देखा तो फिर से पढ़ाई की इच्छा जागी और पति से 12वीं की परीक्षा दिलवाने के लिए कहा। पतिदेव ने फॉर्म भरवा दिया और 12वीं की परीक्षा भी दिलवा दी। 12वीं में पास होने के बाद मन खुश हो गया कि आगे पढ़ने का मौका मिला तो शायद अब ख्वाब पूरे हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने का समय आया तो पता चला कि वह माँ बनने वाली है। सासू माँ ने साफ मना कर दिया कि अब घर बैठकर गृहस्थी संभालो, पढ़ने लिखने का समय अब निकल चुका है। बड़ा बेटा सुरेश पैदा हुआ तो 1 वर्ष के बाद ही छोटा बेटा राकेश इस दुनिया में आ गया। तो पतिदेव ने बड़े प्यार से समझाया कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पास समय ही समय होगा, तब तुम सारे ख्वाब पूरे कर लेना। कमला जी ने खुशी खुशी अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई। पति का प्रमोशन और बच्चों की सफलता में उसका सबसे बड़ा हाथ था। सबको तरक्की के आसमान पर ले जाने वाली सीढ़ी बनी थी। धीरे धीरे अपने ख्वाबों को तो जैसे भुला ही दिया उसने। आज जब कमला जी ने बेटे बहू के मुंह से भी अपमानजनक बातें सुनी तो उनका धीरज जवाब दे गया। अकेले में जाकर खूब रोई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए हमेशा की तरह अपने आप में व्यस्त हो गई। शाम को कमला जी खरीदारी करने के लिए मार्केट गई तो भीड़ में ही अचानक एक आवाज़ उसके कानों से टकराई, कमला, ओ कमला। कमला को स्वर को जाना पहचाना सा लगा। फिर सहसा बोली, रज्जो। पीछे मुड़कर देखा तो रज्जो ही खड़ी थी। इतने सालों बाद अपनी बचपन की सहेली से मिलकर कमला बच्चों की तरह चहक उठी। चल पास के रेस्टोरेंट में चलकर बैठते हैं, रज्जो ने कहा। इतने सालों बाद तू यहाँ इसी शहर में मिलेगी, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था। कमला, मेरी यहाँ के गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर पोस्टिंग हुई है, सो मेरे पति ने भी यहाँ पर ही ट्रांसफ़र करवा लिया और बच्चे भी अब सेटल हो गए हैं। दोनों अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तुम सुनाओ, तुम आजकल क्या कर रही हो? बहुत बड़े ख्वाब थे तुम्हारे, कहीं नौकरी कर रही हो या फिर बिजनेस? रज्जो द्वारा पूछे गए प्रश्न पर कमला अचानक ठिठक गई। सोचने लगी, क्या ख्वाब थे मेरे? फिर याद आया, हाँ, ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े थे मेरी इन आँखों में। सोचते सोचते आंखें आंसुओं से भर आई और रूंधे गले से बोली, ख्वाब पूरे करने वाले पति ही अब नहीं रहे रज्जो। 5 महीने पहले ही मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। यह बात सुनकर रज्जो को झटका लगा। कमला की आंखों से आंसू पोंछते हुए रज्जो उसके गले लग पड़ी। कुछ देर बाद रज्जो ने पूछा, तो आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचा क्यों नहीं तुमने? अपनी पढ़ाई करके शिक्षिका बनना चाहती थी न मैं। शादी से पहले दादी के हिसाब से ज़िंदगी चलती थी। शादी के बाद सास ने चूल्हा चौका संभालने को कह दिया और अब बेटों की शादी हो जाने के बाद बहू के इशारों पर नाच रही हूँ। बहुएं नौकरी कर रही है तो मैं आज तक घर का चूल्हा चौका ही संभाल रही हूँ। ऊपर से अनपढ़ गवार का ताना मेरे सिर पर लगा है सो अलग। और अब तो उम्र भी बीत गई है। इस उम्र में तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकती ना। ख्वाब पूरे ना कर पाने की बरसों पुरानी टीस आज कमला के आंसुओं के जरिए बाहर निकली।
रज्जू अवाक रह गई और हैरानी से उसे देखती रही। फिर अचानक गुस्से में बोली, क्यों, अभी कौन सा समय बीत गया और क्या हुआ है तेरी उम्र को? लेकिन रज्जू, अब अपने ख्वाब पूरा करने निकलूंगी तो सबसे पहले तो घर के लोग ही मुझ पर हंसेंगे, और जब हंसाई होगी सो अलग। कमला, लोग एक दिन हंसेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे, फिर तीसरे दिन भूल जाएंगे। तो लोगों की मत सोच, वह कर जो तुझे करना है, जो तुझे खुशी देता है। यह बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कमला अपने अंदर की उस चुलबुली को बेबाक लड़की को जगा जो अपनी दादी के सामने भी बोलने की हिम्मत रखती थी। तू आज भी वह सब कुछ कर सकती है जो उस समय कर सकती थी। हो सकता है पहली बार में सफलता ना मिले, लेकिन तुम हिम्मत रखती रहना, हार कभी मत मानना, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। रज्जू ने कमला को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बोली, जब तुम्हें अपनी पढ़ाई शुरू करनी हो तो मुझे जाकर मिल लेना। मैं तुम्हारे लिए कॉलेज में स्पेशल क्लासेस का प्रबंध करवा दूंगी। सहेली की बातों ने कमला में जैसी नई हिम्मत का संचार कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगाया हो। जैसे जैसे वह घर की ओर बढ़ती जा रही थी, उसके दिल में अपने वजूद की पहचान बनाने के लिए तड़प भी बढ़ती जा रही थी। यही समय है अपने ख्वाबों में पंख लगाने का, कहते हुए कमला ने घर का प्रवेश द्वार खोला। सामने देखा तो दोनों बेटे सुरेश और राकेश घर पहुंच चुके थे और बहुएं रसोइया में खाना बना रही थी। शॉपिंग को एक तरफ रखते हुए कमला जी ने इस समय बात करने की ठानी और आकर सबके साथ बैठ गई। दोनों बहुएं भी बाहर आ गई। अच्छा हुआ तुम सब यहीं बैठे हो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। दोनों बेटे कमला जी की बात सुनकर कुछ हैरान से हुए और बोले, क्या हुआ माँ, क्या बात करनी है? बहुत वर्षों से मेरे कुछ ख्वाब थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। माँ, साफ साफ बताओ, क्या करना चाहती हो? मैंने तर्क कर लिया है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। कमला जी ने अपनी बात रखी तो सब हैरान हो गए। मंदिर और सत्संग के अलावा यह कौन सा नया शौक चढ़ गया आपको? यह भी कोई पढ़ाई करने की उम्र है? कुछ तो सोच कर बोला कीजिए। बहू तंज कसने के इरादे से बोली, माँ आप ठीक तो है ना? यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आज? त्योरियाँ चढ़ाते हुए बड़ा बेटा सुरेश बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यह क्या तरीका हुआ बात करने का? आखिर मेरे भी कुछ सपने थे, अरमान थे मेरे दिल में, और यदि मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ तो इसमें गलत ही क्या है? छोटा बेटा बोला, इसमें सही भी क्या है माँ? आप इस उम्र में पढ़ाई करने के लिए निकलेंगे तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? और फिर मेरा ससुराल भी तो इसी शहर में है, वहाँ मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और मेरे दोस्त, वह लोग तो मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक भी उड़ाएंगे। छोटी बहू माधुरी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। तंज कसते हुए बोली, माँ जी, अभी अभी पिताजी की मृत्यु हुई है और आपको यह सब करने की सोच रही हैं? और यदि यह सब का करना ही है तो कहीं और जाकर कीजिए। इस घर में अब यह सब नहीं चलेगा। बेटे बहुएं अपना फैसला सुनाकर अपने अपने कमरे में चलते बने। कमला जी वहीं स्तब्ध ही बैठी रह गई। लेकिन इस बार उसके बागी माँ के बेटे बहू के फरमान को मारने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि यदि अभी वह हमेशा की तरह दब गई तो सिर्फ अफसोस ही रह जाएगा। ज़िंदगी में अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर पाई। अगले दिन सुबह तक कमला जी ने सोच लिया कि उसे अपने ख्वाब पूरे कैसे करने हैं। जब सब लोग तैयार होकर अपने अपने काम पर चले गए तो कमला जी भी कॉलेज जाने के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंची तो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, डॉक्टर रजनी वर्मा। मन ही मन सोचने लगी कि इतना गर्व महसूस करती होगी रज्जू अपने आप पर। इतने में गार्ड जाकर पूछने लगा, किससे मिलना है आपको? कमला देवी जी ने कहा, प्रिंसिपल से मिलना है। तो गार्ड ने उन्हें ऑफिस में ले गया। कमला को अपने सपनों की ओर कदम बढ़ते देखकर रज्जू बहुत खुश हुई। कमला जी का स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया। लेकिन जब कमला जी ने अपनी सहेली से कहा
कि घर के हालातों के कारण वह प्रतिदिन क्लास अटेंड करने नहीं आ पाएगी, तो रज्जू कुछ सोच में पड़ गई। लेकिन उसके बाद तुरंत चेहरे पर मुस्कुराहट भी बिखेरते हुए कहने लगी, इसका भी हल है मेरे पास। जो विद्यार्थी कक्षा अटेंड करने के लिए कॉलेज नहीं आ पाते, उन्हें हम वीडियो के जरिए लेसन उपलब्ध करवा देते हैं। कल से रोज़ के कक्षा कार्य की वीडियो तुम्हारे पास मोबाइल में भेज दी जाएगी। तुम्हें कॉलेज में केवल परीक्षा देने के लिए आना होगा। अगले दिन से ही कमला जी ने बेटे बहू के जाने के बाद पढ़ाई करनी शुरू कर दी। पढ़ाई की शौकीन कमला जी रात को भी पढ़ने के लिए 2 घंटे का समय अवश्य निकालती थी। दोनों बहू को कभी कभी कुछ शक भी होता कि माँ जी ने मोबाइल फ़ोन के साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिताना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर बात रफा दफा हो गई। समय समय पर रज्जो भी फ़ोन करके कमला जी की पढ़ाई के विषय में जानकारी लेती रहती थी। पढ़ाई करते करते अब कमला जी में भी आत्मविश्वास वापस लौट रहा था। समय बीतने लगा। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। आज कमला जी कुछ बेचैन सी थी, क्योंकि आज उनकी परीक्षा का परिणाम आना था। रसोई घर का काम करते करते कमला जी इसी बारे में सोच रही थी कि इतने में रज्जो का फ़ोन आया। कमला, तुमने आज का अखबार पढ़ा क्या? अरे तुमने तो कमाल कर दी। ग्रेजुएशन की 3री वर्ष की परीक्षा में तुमने पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। कमला, तुमने हालातों से लड़कर न केवल ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली, बल्कि प्रथम स्थान हासिल करके अपने जैसी अन्य औरतों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। कमला जी तुरंत जाकर अखबार खरीद कर लाई। देखा, अखबार में प्रथम पृष्ठ पर उसके फ़ोटो के साथ हेडलाइन लिखी हुई थी, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती। आप जिस उम्र में चाहे उस उम्र में पढ़ाई की तरफ लौट सकते हैं। ऐसी मसले को जिंदा रखने में योगदान दिया है 50 वर्ष की कमला देवी जी ने। अखबार में अपना नाम और तस्वीर देख कमला जी फूले नहीं समा रही थी। आज उनकी आंखों में जो चमक, चेहरे पर जो संतुष्टि के भाव आए, वह आज से पहले कभी नहीं आए थे। कमला जी मन ही मन सोच रही थी कि जब वह यह बात अपने बेटे बहू को बताएगी और अखबार के पहले पन्ने पर अपनी फ़ोटो दिखाएगी, तो उन्हें एहसास होगा कि अपनी माँ को पढ़ाई करने से मना करके कितनी बड़ी गलती कर रहे थे वो लोग। आज मेरे बेटे गर्व महसूस करेंगे मुझ पर, सोचते हुए अंदर ही अंदर उत्साहित होती कमला जी से अब और इंतज़ार ना किया जा रहा था। शाम को सब बेटे बहू घर आए तो कमला जी ने बड़ी खुशी खुशी अखबार उनके सामने रख दिया। बड़ा बेटा सुरेश अखबार पढ़कर हैरान रह गया। गुस्से से उसकी त्योरियां चढ़ गई। माँ, यह सब करके आखिर आप साबित क्या करना चाहती हैं? पहले भी आपको यह बात समझाई थी कि यह सब नौटंकी करने है तो कहीं और जाकर कीजिए। अखबार देखकर बड़ी बहू बोली, अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि इतने दिनों से माँ जी फ़ोन पर क्या कर रही हैं, तो यह गुल खिला रही थी आप। बहू, थोड़ा तमीज़ से बात करो, यह कैसा तरीका है मुझसे बात करने की? कमला जी ने विरोध जताया। बड़ी बहू, जब तक मैं पढ़ना शुरू नहीं किया था तब तक मैं तुम्हें अनपढ़ और गंवार लगती थी और दिन भर तुम मुझे इसी बात के ताने दिया करती थी। अब यदि मैं पढ़ रही हूँ तो उसमें भी तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम लोग तो नौकरी करने चली जाती थी, मैं पीछे घर का सारा काम निपटाकर अपनी पढ़ाई शुरू करती थी। अपने यह ख्वाब तो मैं बहुत पहले पूरा करना चाहती थी, लेकिन अपने बेटों के लिए मैं अपने ख्वाबों को भी भूल गई थी। तुम्हारी सफलता में अपनी सफलता देखी मैंने। जब तुम अपनी कक्षा में प्रथम आते थे तो मुझे लगता था कि मेरी जीत हुई है। कितनी गलत थी मैं, जो अपनी औलाद के पीछे अपने सपने भूल गई थी। आंसुओं से भरी आंखें लिए कमला जी रूंधे गले से बोलने लगी, लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब मैं इसके आगे बीएड की पढ़ाई भी करूंगी। मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। इतने पर भड़कते हुए छोटा बेटा बोला, माँ, अगर आपको यह सब काम करने हैं तो आप कहीं और जाकर रहिए। यह तमाशा अब हम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते।
अगले दिन सुबह कुछ न्यूज़ रिपोर्टर कमला जी का इंटरव्यू लेने के लिए घर पर पहुंच गए और कमला जी ने प्रश्न पूछने लगे। इस प्रश्न के उत्तर में आप इसके बाद क्या करने का सोच रहे हैं? तो कमला जी ने कहा, मैं आगे बीएड की पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ और साथ में ही अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ। रविवार था तो बेटे बहू भी घर पर ही थे। अपनी माँ को इंटरव्यू देते हुए देखकर मन ही मन क्रोध में उबल रहे थे, लेकिन न्यूज़ रिपोर्टर के सामने कुछ ना बोल सके। लेकिन जैसे ही न्यूज़ रिपोर्टर निकले वह अपनी माँ पर बरस पड़े। माँ, आखिर यह तमाशा कब तक चलने वाला है? बड़ा बेटा सुरेश बोला तो कमला जी ने जवाब दिया, बस कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं बेटे। बहू हैरानी से कमला जी की तरफ देख रहे थे कि माँ इतनी आसानी से कैसे मान गई। लेकिन अगले ही पल कमला जी ने कहा, रात को तुम लोग कह रहे थे कि अब तुमसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा और अगर मुझे कुछ करना है तो मैं कहीं और जाकर कर लूँ। इसलिए मैंने फ़ैसला ले लिया है कि अगर जाना ही है तो तुम लोग घर छोड़कर जाओगे, मैं नहीं, क्योंकि यह घर मेरा है और 10 दिन में मैं इस घर में कोचिंग सेंटर शुरू करने वाली हूँ। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो। कमला जी ने अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर कहा, रोज़ रोज़ की जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मैं आत्मनिर्भर बनकर अकेले रहूं और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करूं। यह सुनकर बेटे बहू हैरान रह गए, लेकिन कुछ करने में असमर्थ थे क्योंकि मकान कमला जी के नाम पर ही था। कमला जी अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चली गई। अगले ही दिन मकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगाया जा रहा था। कमला जी गर्व भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी। बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कमला कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बाय बाय।